हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। देखिए, आज लाइव क्लास नहीं आ पाई, उसकी कोई बात नहीं है। लाइव क्लास जैसा ही आपका ये सेशन रख दिया जाएगा लगभग या तो 5 बजे, 4 बजे तो वीडियो अब मैं शूट कर रहा हूँ, तो 4 बजे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 या 5:30 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लीजिए। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ सही से रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं। ओके, बीच बीच में मैं अपनी वीडियोस को देखता रहूँगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रही है या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो बीच में टर्मिनेट हो जाती है, तो वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना पड़ता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए मुझे बार बार चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर बात करें तो कल हमने परमाणु संख्या के तक बातें कर ली थी। मेरे ख्याल से आप सबने अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से और प्यार से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने अभी तक परमाणु सिद्धांत यानी कि जो परमाणु मॉडल होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। एक तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस किया और एक किया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, इन दोनों की कमियां, ठीक है, दोनों की कमियां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? जितने भी परमाणु के नाभिक में, सपोज करो ये परमाणु है तो परमाणु का ये नाभिक होता है, जितने भी इस परमाणु के नाभिक पर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। उन प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इन प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भी उदासीन परमाणु है उसमें जो जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्योंकि एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं? उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, तभी तो परमाणु जाकर उदासीन होगा। भाई, जितने किसी भी परमाणु की बात करें उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तब जाकर वो चीज़ क्या होगी? तब जाकर वो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन का मतलब है कि उसका नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में यदि आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बात करें परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, ठीक है, और परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पिछली क्लास का ही पॉइंट था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसका नाम है समस्थानिक एवं समभारिक। समस्थानिक, समस्थान यानी कि यहाँ पर स्थान की बात जा रही है। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और स्थान का मतलब होता है उसका प्लेस वैल्यू। सम यानी कि समान, भारिक यानी कि भार, यानी कि जिसका समान भार हो और जिसका समान स्थान हो। जिसका समान स्थान हो उसे कहते हैं समस्थानिक और जिसका समान भार हो उसे कहते हैं समभारिक। अब यहाँ पर आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार इसे पढ़ते हैं, फिर मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही प्यार से मैं पीपीटी बनाकर लाता हूँ और चीज़ों को बहुत ही अच्छे लेवल पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात करते हैं। किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक X द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें बाईं ओर एक पूर्वलग्न लिखा जाता है जो परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, होती है, और बाईं ओर क्या होता है? अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या क्या लिखी जाती है? जेड लिखी जाती है। अब देखिए इसे लिखा कैसे जाता है। ये आपका क्या हो गया? ये कोई भी परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु का ये क्या है? कोई भी नेम है यानी कि उसका प्रतीक है। तो ऊपर क्या लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार, और नीचे क्या लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है क्या? परमाणु क्रमांक। नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। चलिए ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है समभारिक समान द्रव्यमान वाली परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होंगे। देखिए समभारिक की यहां से डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? समभारिक बराबर क्या होते हैं? ऐसे परमाणु मैं यहां पर लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, ताकि आप अगर नोट्स पर चाहें यहां से भी लिख सकते हैं। ऐसे परमाणु जिनके भार समान होते हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं आपको चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है ना, होते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, जो मैंने अभी लिखा है। समभारिक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु जिनके भार समान होते हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसे पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है C, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ N। देखिए C क्या होता है, C होता है आपका कार्बन। C क्या होता है, C होता है आपका कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। यहाँ पर N क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है। N क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। मेरे ख्याल से आपने कक्षा 10 में इन टॉपिकों पर काफ़ी गहन अध्ययन किया होगा, जिससे आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आते होंगे। बस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। जो कार्बन होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है, देखिए यहाँ पर समभारिक की बात करें, कार्बन के 3 अलग अलग क्या पाए जाते हैं, 3 अलग अलग परमाणु भार वाले पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिख भी रहे हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को मैं बाद में समझाऊंगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 14, और जो नाइट्रोजन होता है उसका भी परमाणु भार कितना होता है, उसका भी परमाणु भार 14 होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे इस टॉपिक को बढ़ाना चाहूँगा। अब बात करते हैं हम समस्थानिक की। यहाँ पर एग्जाम्पल आप अच्छे से लिख सकते हैं और टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या Z क्या होती है, समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समस्थानिकों में अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। उदाहरण के लिए फिर से हाइड्रोजन परमाणु को ले। अब हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। लेकिन इनके परमाणु भार जो पहला होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो लगभग 1 होता है, यानी कि 1.008, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ लगभग 1। जो इसका दूसरा परमाणु जो वो होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है लगभग 2, ठीक है ना। और जो इसका तीसरा परमाणु होता है, उसका जो तीसरा परमाणु होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, उसका जो परमाणु भार है, सॉरी, वो कितना है, 3 है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। ये जो जिसमें H का परमाणु क्रमांक तो एक होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है, इसे बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, और इसे D से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं और इसे D से डिनोट करते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन परमाणु भार 3 होता है, इसे बोलते हैं हम ट्राइटियम। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम, ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि समभारिक क्या होता है और समस्थानिक क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और समझने योग्य टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं जिनमें यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों को समझते हैं। जिनमें 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, ट्राइटियम होते हैं। ट्राइटियम पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है, नहीं कि पृथ्वी में ट्राइटियम नहीं पाया जाता है, लेकिन ड्यूटेरियम पाया जाता है। ड्यूटेरियम का प्रयोग D2O यानी कि भारी जल बनाने में किया जाता है, भारी जल बनाने में किया जाता है। और जो भारी जल है, भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है परमाणु विखंडन, जो परमाणु का नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम सुना होगा, जब परमाणु बम विस्फोट होता है वो किसके कारण होता है, नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। तो नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में, किसके रूप में, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको कुछ पॉइंट सीखने को मिले होंगे और बहुत सारी चीजें आपको पता लगी होगी। देखिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है, नोट्स आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके सामने जरूरी है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ये नहीं कह सकते कि सर ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। हर एक चीज आपको समझाने के लिए सफिशियंट है और मोर एनफ है। चलिए
समस्थानिकों के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि कार्बन। यहाँ पर ये आपके सामने क्या है, समस्थानिकों के उदाहरण है। सम यानी कि जिसका स्थान सम होता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्या, परमाणु क्रमांक 6 ही है, लेकिन इसमें जो इसका परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है वो अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसे बोलते हैं हम कार्बन के अपर रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो कार्बन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक का 13 होता है और एक का कितना होता है, 14। तो यहाँ पर हमने जो नाइट्रोजन के साथ तुलना की थी, नाइट्रोजन के साथ तुलना की थी, तो इसके वाले कार्बन परमाणु की तुलना की थी, ना कि इस वाले की। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसका एक और भी क्या पाया जाता है, समस्थानिक पाया जाता है, Cl, यानी कि Cl क्या होता है, Cl मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरीन होती है, जो कि क्लोरोफॉर्म बनाने में सहायक होती है। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग आप सब जानते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए हम क्लोरोफॉर्म के यदि सूत्र की बात करें, CHCl3 होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखने को मिली होगी इस टॉपिक में। समस्थानिक और संभारिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, अतः इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है और देखिए बहुत ही प्यार से मैंने हर एक एग्जाम्पल को लिया तो है, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन करने के आपके सामने बहुत ही बेसिक वे में कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है BR और नीचे लिखा है 35 और ऊपर लिखा है 80। अब मुझे बताओ कि ये 35 क्या है और ये 80 क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि 80 क्या है और 35 क्या है। वीडियो को पॉज करो और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो यहाँ पर 35 है ये क्या है, ये है परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु संख्या बोल सकते हैं या फिर परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। ठीक है भाई, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसे A से डिनोट करते हैं और इसे Z से डिनोट करते हैं। ये चीज हमने अभी तक देखी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आप सब जानते हैं कि प्रोटोनों की संख्या क्या होती है। जब प्रोटोनों की संख्या क्या होती है, प्रोटोनों की संख्या बराबर होता है Z, और Z यहाँ पर कितना है, Z यहाँ पर दिया गया है 35। ठीक है ना। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, और प्रोटोनों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 35। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 35, और प्रोटोन भी कितने हैं, 35 यहाँ पर है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई डाउट है नहीं। अब बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको बताया था। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप सब जानते हैं, देखिए परमाणु द्रव्यमान आपके सामने दिया हुआ है, कितना है परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर दिया गया है 80 यानी कि 80। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 80 बराबर, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन की वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी है, 35 यानी कि 35 प्लस यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन प्लस में है, लेकिन ये 35 प्लस में है, तो इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर आ जाएगा 80 माइनस का 35। और जब मैं 80 में से 35 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 45। यानी कि न्यूट्रॉन की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है भाई, यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में से देख के आप चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज आपको PDF में सब कुछ मिल जाएगा। PDF में आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 2.2। किसी स्पीसीज में
क्या दिया गया है, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 18 दी गई है, ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है, प्रोटॉनों की संख्या दी गई है 16, ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, न्यूट्रॉनों की 16 संख्या दी गई है, कितनी, 16, ठीक है भाई। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। अब प्रतीक आप कैसे लिख सकते हैं, यदि आपको पता हो किसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है ना। यदि आपने आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ी हो और वहां पर आपने परमाणु क्रमांक अच्छे से याद किया हो और परमाणु द्रव्यमान आपने अच्छे से याद किया हो, तो आप चीजों को बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रोटोनों की संख्या। तो यहाँ पर जो प्रोटोन की संख्या दी गई, प्रोटोनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, हमें पता है कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, प्रोटॉनों की संख्या दी गई है 16, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 16 दी गई है, ठीक है भाई। अब जब प्रोटॉनों की संख्या 16 दी गई है तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ होगा। तो 16 पर आप सब जानते हैं, ठीक है ना, 16 पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, आपका पदार्थ जो पाया जाता है वो होता है सल्फर, ठीक है ना, सल्फर, ठीक है। और 15 इससे पहले, चलिए इससे पहले आप अच्छे से याद कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है, हीलियम, तीसरे नंबर पर क्या पाया जाता है, तीसरे नंबर पर बताओ। मैं आपको एक काम देता हूँ, आप आवर्त सारणी लिखोगे कहाँ तक की, देखिए ये चीज़ें आप याद कर लोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे आपके इसी चैप्टर में आवर्त सारणी भी है, ठीक है ना, आगे इन्हीं चैप्टरों में आपके सामने आवर्त सारणी भी है। तो मैं आपको एक वर्क देता हूँ, आप अपने सामने आवर्त सारणी बनाकर, अपनी जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हैं आवर्त सारणी बनाकर, आज आवर्त सारणी बना लोगे और उसे अपनी मेज के सामने लिख लोगे, ठीक है ना, मेज के सामने चिपका दोगे अच्छे तरीके से, और वहां से आज आप कम से कम 10 तो आज आप याद कर सकते हैं, डेली 10 याद करो, ठीक है, और हर हफ्ते उसको पूरी को रिवाइज करो, हर हफ्ते क्या करोगे, पूरी आवर्त सारणी को रिवाइज करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे उसने क्या कहा है, आगे भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसने कुछ और कहा है क्या, नहीं, आगे उसने इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसे इसका प्रयुक्त प्रतीक हमें बताना है। तो प्रयुक्त सल्फर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एस होता है, सल्फर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एस होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने का कारण यहाँ पर आप अच्छे से पढ़कर स्पष्ट कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने के कारण यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इस एस के ऊपर माइनस के 2 नेगेटिव चार्ज रख दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव का चार्ज आता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को सोल्व कराते ही ध्यान आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, प्लस के हो जाता है, तो जो भी साइन होता है हमारा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, माइनस में चले जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस पदार्थ के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल निकल कर आएगा, आपका जो इमेज निकल कर आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है भाई, इमेज वही तो पूछ रहा है हमसे, प्रतीक पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रतीक क्या निकल कर आएगा, ओवरऑल आपके पास प्रतीक निकल कर आ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कितना निकल कर आएगा, एस की पावर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे, ये समझ में आ गया क्या कि -2 कैसे आया। यहाँ पर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल, हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल किस पर किया गया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो किन कणों का किस परत पर किरण, यानी कि किस परत पर रे डालने के कारण, यानी कि अल्फा किरणों की बौछार करने के कारण हमें क्या पता लगा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो वहां पर जो परत यूज की गई थी वो किस पदार्थ की बनी हुई थी, हमें ये बताना है, ठीक है। और जो अल्फा कण निकले थे, अल्फा कण किस पदार्थ से निकले थे वो आपको बताना है। इस पॉइंट पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यहाँ पर बात करें, आपके सामने आया है जो पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल के दोष।
मैं वीडियो चेक कर देता हूँ अच्छे से चल रही है या फिर नहीं। ओके, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बात करें रदरफोर्ड मॉडल के दोष की, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कैसे पता लगा। इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमें यह बताती है, देखिए यहाँ पर परमाणु के ऊपर किसी का भी नियम सटीक नहीं बैठा, ठीक है ना, किसी में कुछ ना कुछ दोष रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में हमारे पास फिर एक और मॉडल आता है जिसमें हमें क्या पता लगता है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में पता लगता है। तो धीरे धीरे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का हर एक पॉइंट आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री की दुनिया बदल कर रख देगा। यदि आपने इन पॉइंटों को छोड़ दिया, इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपके आने वाले चैप्टर आपको कहीं ना कहीं उनमें कमी नजर आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चैप्टरों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बार बार वीडियो को देखकर समझते रहे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह ही मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइव क्लास की तरह। मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ सकती है। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। चलिए फिर अब ये कमियां पाई गई, तो कमियां जब पाई जाती है किसी में, तो कमियों को दूर भी किया जाता है। तो दूर करने के लिए फिर कुछ नियम आए, ठीक है। उसके बाद जो नियम आया, जो मॉडल आया, वो किसका आया, बोर का नियम, बोर का परमाणु मॉडल आया, ठीक है। किसने परमाणु मॉडल दिया, बोर ने परमाणु मॉडल दिया। चलिए अब देखते हैं कि देखिए सबसे पहले किसका आया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद क्या आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड के बाद अब किसका आया, बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर पूरा नाम था इसका, नील बोर, ठीक है ना, नील बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। देखिए समझते चलिए, हर एक पॉइंट आपको कनेक्टेड लगेंगे और इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए। जो मैं PDF आप ये बना रखी है ना मैंने PPT, इसको मैं आपको आज दे दूंगा, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से पढ़ना और बहुत ही प्यार से पढ़ना, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार पढ़ना, तब जाकर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि क्या थी, किस प्रकार बोर ने अपना परमाणु मॉडल बनाया, उसकी पृष्ठभूमि हम यहाँ से सीखेंगे। तो जो जो पॉइंट यहाँ पर आएंगे अब वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक में है। और जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आता हूँ तो वहाँ पर आपको चीज़ें कम समझ में आती है। तो उसका कारण यही है कि आप इन टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते। ऐतिहासिक रूप से द्रव्य के साथ विकिरण, अब ये विकिरण क्या होता है आपके सामने, यदि पहले किसी ने पढ़ा हो तो समझ सकता है, यदि किसी ने नहीं पढ़ा हो तो कैसे समझेगा, ठीक है। विकिरण यानी कि रेडिएशन, जो सूरज का प्रकाश होता है, ये सूर्य है, ठीक है भाई, ये सूर्य है, और ये क्या है, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, ठीक है ना, जिस पर फिलहाल कोरोना वायरस ने कहर मचाई हुई है। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश ये लाखों अरबों करोड़ों किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो पहले तो मुझे बताओ कि कितने मिनट में आता है, कितने समय में आता है, मिनट नहीं, कितने समय में आता है, ठीक है। और दूसरा मुझे बताओ कि किसके माध्यम से, ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश यहाँ से, सूर्य से शुरू होकर यहाँ पृथ्वी पर पहुँचता है, द्वारा, यानी किस मेथड द्वारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने विकिरण पर बोला क्या है, तो इसका मतलब है कि आप बता दोगे सर विकिरण के द्वारा आता है, ठीक है। तो विकिरण के द्वारा ही क्या आता है, ये प्रकाश आता है, विकिरण, ठीक है ना, विकिरण पढ़ेंगे सर। और समय कितना लगता है इसे, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। अब जो प्रकाश का चलन होता है, ठीक है, या फिर किरणों का, तो उसे ही क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। कि अनन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं एवं अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई। नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया। बोर के परमाणु मॉडल के विकास के 2 बिंदुओं की अहम भूमिका रही। इन्होंने 2 बिंदु दिए और उन्हीं की ज्यादा इंपोर्टेंस रही। चलिए पढ़ते हैं क्या है बिंदु। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार क्या होता है, इससे समझते हैं। जिसका अर्थ है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जो विकिरण होती है वे तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करती है।
परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम है। अब देखिए तरंग क्या होते हैं और कण क्या होते हैं। देखिए कण क्या होता है, कण अपने आप में क्या होता है, गोलाकार होता है, लेकिन जो तरंग होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लंबी होती है। ठीक है, तो विकिरण जो होते हैं वे कण के रूप में भी व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, और क्या होते हैं, वे विकिरण के रूप में भी व्यवहार करते हैं, ठीक है, सॉरी तरंग के रूप में भी व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं आगे, समझते हैं इन चीजों को। अब यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग की प्रकृति। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, यहाँ पर इसका जिक्र आया है, ठीक है ना, किसका जिक्र आया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने का पॉइंट बनता है। तो मैं यहाँ पर लेकर आया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति किसने दिया था, ये मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1780 ईस्वी में दिया था। पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या है। विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों, विद्युत तरंगे भी और चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये इसकी इमेज है। अब इमेज के अंदर क्या दर्शाया गया है ये आप नीचे से देख सकते हैं, नीचे आपके सामने लिखा ही हुआ है क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र घटक है। ये समान तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, गति तथा आयाम वाले होते हैं, किंतु वे एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत तलों में कंपन करते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक तो यहाँ पर रेखाएं हैं क्या, एक तो देखिए एक्स जेड एक्सिस से चल रही है और एक किससे चल रही है, वाई एक्सिस से चल रही है, लेकिन क्या चल रही है, दोनों एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, यानी कि इस दिशा में चल रही है, एक्स संचरण की दिशा है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखोगे जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र घटक है, और जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या रेड कलर की, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र घटक है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप ध्यान दोगे ये दोनों रेखाएं देखिए ये क्या कर रही है, वाई और जो ये जेड एक्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, और जहां भी ये लाइन जा रही है ये हमेशा क्या कर रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर सब्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसकी, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग की प्रकृति की प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ से जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मैं आपको दो फॉर्मूले भी बताऊंगा। मैं फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इन्हें बार बार रिवाइज करके आपको देखना होगा। ठीक है, तो दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यदि आप देखोगे जब ये क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये जेड अक्ष होता है, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वही प्रक्रिया तो यहाँ पर हो रही है। यदि आप ध्यान दे रहे होंगे भाई, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया, तो तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है ना, चलिए भाई दूसरा पॉइंट क्या है, ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में गति कर सकते हैं। जो ध्वनि तरंगे जो होती है और जो जल तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे और जल तरंगों को क्या होता है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू वे क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, जिसके थ्रू वे क्या कर सकते हैं, चल सकती हैं। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लाइन में भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वे तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निर्वात का मतलब होता है ऐसे, यानी कि निर्वात का मतलब होता है बिना वायु के भी गति कर सकते हैं, वायु एक माध्यम होता है। तीसरा पॉइंट है कि अब यह तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य या आवर्ती एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसे भी। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम है। कुछ उदाहरण, रेडियो आवर्ती यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी क्षेत्र, जिनका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। जिसे आपने रेडियो प्रसारण सुना होगा, रेडियो सुनते हैं तो वो किसके थ्रू किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा, जो कि क्या होते हैं 10⁻⁶ हर्ट्ज पर होता है। ठीक है ना। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र जो कि 10⁻² हर्ट्ज के आसपास होता है। ठीक है, जिनका उपयोग क्या किया जाता है, रडार में किया जाता है। अब सामने आता है रडार शब्द। रडार के द्वारा ही आपके जो
हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर होता है उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अवरक्त क्षेत्र होते हैं यानी कि इंफ्रारेड फील्ड। इन ये कितने हर्ट्ज पर काम करते हैं? 10⁻13 हर्ट्ज के लगभग ये काम करते हैं, जिनका उपयोग क्या किया जाता है? गर्म करने में होता है। तथा पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट फील्ड क्या होता है? ये कितने हर्ट्ज पर काम करता है? 10⁻16 हर्ट्ज पर काम करता है, जो सूर्य की विकिरण का एक क्या है? भाग होता है। और जो ये अल्ट्रावायलेट रेज है ये कहाँ पर? पृथ्वी पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि पृथ्वी के बाहरी आवरण पर क्या पाया जाता है? एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या है? O3 यानी कि ओजोन। ओजोन से सड़ी मछली की तरह की गंध आती है, ठीक है। और जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, यदि ये मनुष्य की त्वचा पर पड़ जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं या फिर त्वचा कैंसर हो जाता है। लगभग 10⁻15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को क्या कहते हैं? साधारणतः यानी कि साधारणतः क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं, यानी कि विजिबल क्या कहते हैं? विजिबल लाइट या फिर विजिबल प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख यानी कि सूचित कर सकती है। अदृश्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारी आंखें का जो संवेदी पार्ट होता है वो कितने हर्ट्ज के यानी कि किसे देख पाता है? जो विजुअल लाइट होती है उसे ही देख पाता है, जो कि कितने हर्ट्ज पर होती है? 10⁻15 हर्ट्ज पर होती है। और जो अल्ट्रावायलेट होती है वो क्या होती है? 10⁻16 हर्ट्ज होती है, जो कि हमारी आंखों के लिए भी नुकसानदायक होती है। पॉइंट नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है उन्हें दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के क्या किया जाता है? मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों की जो विकिरणों की आवृत्ति होती है उसे V से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो प्रकाश की गति होती है उसे C से डिनोट करते हैं। आवर्ती का जो SI मात्रक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए याद करने योग्य है। यहाँ से आपको पॉइंट अलग से निकाल कर याद करने हैं। जो आवर्ती यानी कि V का जो SI मात्रक है वो क्या है? हेनरिक हर्ट्ज है, ठीक है ना। यानी कि आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। और यहाँ पर इसे जो आपका लिखते हैं, ठीक है ना, जो इसको क्या करते हैं? इसको तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि क्या होती है? जो बिंदु के प्रति सेकंड गुजरती है। यहां से आपके सामने एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना। पॉइंट क्या होगा वो, चलिए मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा? आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। C बराबर क्या होगा? Y लैम्डा होगा, ठीक है। सॉरी, C बराबर क्या होगा? V लैम्डा होगा। और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक आपके सामने यहाँ पर लिख रहा है। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बताया था, हर्ट्ज प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये क्या होगा? हर्ट्ज प्रति सेकंड होगा। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा हर्ट्ज प्रति सेकंड। यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी? प्रकाश की चाल, जो कि निर्वात में होगी। और लैम्डा बराबर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा। और V बराबर क्या होगा? आवर्ती होगी, जिसका मात्रक हर्ट्ज होगा। यहाँ पर लैम्डा बराबर आप सब जानते हैं कि क्या होगा? प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना, इसका मात्रक, ठीक है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये क्या देगा? V बार बराबर क्या होता है? 1/λ होता है। क्या होता है? 1/λ होता है, ठीक है भाई। यहाँ से आपको चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर जो ये मात्रक लिखा गया है ना, ये जो मात्रक लिखा गया है, ये लिखा गया है लैम्डा बराबर, ठीक है ना। सॉरी, लैम्डा बराबर क्या लिखा गया है? लैम्डा बराबर लिखा गया है, लैम्डा बराबर क्या आएगा? V/S, सॉरी C, V/ क्या आएगा, ठीक है भाई। चलिए, अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये दोनों फॉर्मूले याद कर देना है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। यहाँ पर डबल स्टार करके मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनके मात्रक आप अच्छे से याद कर लेना और इनकी वैल्यूज़ आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जो चीज़ें याद करने की होती है वे आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो चुका है। लगभग 1 घंटे की वीडियो हमारी बन चुकी है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ वीडियो को। यहाँ पर मैं देखता हूँ कितना एग्जाम्पल्स है। हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स है, इसलिए मैं इन एग्जाम्पल्स को कल लेने की कोशिश करूँ। चलिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स को आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। फिर जो हमारे एग्जाम्पल, जो हमारे क्वेश्चन, हमारी आंसर से उसमें आएंगे, प्रैक्टिस यानी कि जो अभ्यास प्रश्नावली में हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन सबको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं चीज़ें आपको समझा दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारतीय स्टेशन कितने किलो हर्ट्ज पर काम करता है?
हर्टज क्या होता है, वी बराबर होता है, वी बराबर कितना दिया गया 1.368 किलो हर्टज, ठीक है। जबकि हमें इसे क्या होता है, हर्टज में बदलना होता है। तो हर्टज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अलग से डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं, अभी आगे वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। संचार यानी कि ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, यानी कि लैम्बडा बराबर हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, लैम्बडा बराबर हमें वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो लैम्बडा बराबर क्या होगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया सी बराबर क्या होता है, वी लैम्बडा होता है। क्या होता है, सी बराबर वी लैम्बडा होता है। यहाँ से लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, वी सी अपॉन क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सी अपॉन वी आ जाएगा। वहाँ पर शायद मैंने गलती कर दी है इसके अंदर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, नहीं सब ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्बडा बराबर आ जाएगा सी अपॉन वी, ठीक है भाई। यहाँ पर ये गुना में इधर आकर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, बटे वी की वैल्यू क्या दी गई है 1.368 किलो हर्टज दी गई है, ठीक है ना। किलो हर्टज दी गई है, किलो हर्टज दी गई है। अब यहाँ पर क्या किया गया, इस किलो हर्टज को चेंज कर दिया गया। मैं यहाँ से वैल्यूज उठाकर इधर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हमारे पास 3 × 10⁻, क्या थी 8 थी, और मीटर प्रति क्या था, मीटर प्रति सेकंड था, बटे नीचे क्या था, हम नीचे हमारे पास जो किलो हर्ट्ज था इसे हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। और सी की वैल्यू निकाल दी। अब सी की वैल्यू हमने देखिए कहीं में निकाली है, प्रति सेकंड में निकाल दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, ठीक है ना। लैम्बडा बराबर मैंने अभी आपको क्या बताया था, हर्ट्ज कौन प्रति सेकंड। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक है, हर्ट्ज या फिर प्रति सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर हर्ट्ज है और ये कोमा लगाकर क्या है, प्रति सेकंड है, ठीक है। ये कोमा लगाकर प्रति सॉरी सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में हम इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ये था 1.368 था, ठीक है, इसमें गुना कर दी 10⁻, कितने से, 10⁻6 से, ठीक है। और ये क्या हो गया, या तो हर्ट्ज लिख सकते हैं या फिर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। प्रति सेकंड से प्रति सेकंड खत्म हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 3 × 10⁸, ठीक है, बटे में यहाँ पर मैं दशमलव हटा देता हूँ, तो 3 हट जाएगा यहाँ से, तो 1368 × 10⁻, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, और कितना आ जाएगा, यहाँ पर मीटर आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को सोल्व करूंगा तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ से वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, आप इस चीज को सोल्व करके देख लेंगे तो कितना आएगा, 219.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस एग्जाम्पल को आप दोबारा लीजिए, मैं कल की क्लास में दोबारा ऐड कर दूंगा और हम इस सॉल्यूशन को फिर नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पलों को जल्दी से सोल्व समझाने के लिए आपको यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को कम्प्लीटली ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात करनी है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें निकालनी है आवर्ती, और आवर्ती किस में डिनोट करते हैं, हम हर्ट्ज में करते हैं, ठीक है, हर्ट्ज या फिर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 1 नैनो सेकंड बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, ये वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, v इज इक्वल टू निकालना है, v इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा होगा, और सी की वैल्यू आप सब जानते हैं 3 × 10⁻, कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और लैम्बडा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 700, तो यहाँ पर प्लस दिया गया है 400 से 750, कितना दिया गया है, 400 से 750, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की प्रास बैंगनी बैंगनी इतनी है और क्या है, ये इतनी दी गई है, ठीक है। तो हमें बतानी है, दोनों में अलग अलग बताएंगे, ठीक है भाई, दोनों में अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। चलिए, तो पहले निकालते हैं हम किसके लिए, पहले हम यहाँ पर इन्होंने रेड के लिए निकाली है, सॉरी बैंगनी के लिए, पहले हम भी बैंगनी के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बैंगनी के लिए, ठीक है ना, तो बैंगनी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁹ मीटर, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, ये प्रति सेकंड बचा हुआ है यहाँ पर। तो जब मैं इस वैल्यूज को सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 चौक 12, 1200 गुना 10⁻9 ऊपर चला जाएगा, 8 और 9 कितना होता है, 8 तो 16 और 1 17, 10⁻17, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, ठीक है ना, जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, मैंने कुछ गलती की हो क्या, यहाँ पर ये 14 कैसे ले आए, देखिए चलिए अपने हिसाब से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर
मैं क्या करता हूँ 1.200 कर देता हूँ और गुना में क्या कर देता हूँ 10⁻17 और प्रति सेकंड, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1000। भाई 3 अंक नीचे आ गए तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ओ यहाँ पर गलती हो गई भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 जीरो है, तो मैं क्या करता हूँ इन 2 जीरो को हटाने के लिए 3/4 है मेरे पास गुना, ये ऊपर जाकर कितना हो गया, ऊपर जाकर हो गया 10 की पावर कितना 17 बटे में, यहाँ पर मैं ये के लिए लिख सकता हूँ इसे 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं 3 को 4 से भाग करता हूँ तो दशमलव लगा दूंगा, ठीक है, दशमलव लगाकर 3 के पीछे 0, 3 4 से काटूंगा तो 4 सतह कितना होता है 28, 4 सतह कितना होता है 28, ठीक है, 28 कितना बचा 2, फिर 0 लगा दूंगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 गुना ये ऊपर कितना हो जाएगा 10 की पावर 15, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इधर सरकाऊंगा तो यहाँ से 1 दशमलव कम, 1 पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7.5 गुना 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 14 प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ 7.5 गुना 10 की पावर 14 प्रति सेकंड को मैं लिख सकता हूँ हर्ट्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंगनी के लिए कितना है 7.5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम वैल्यू सोल्व करेंगे किसके लिए, वैल्यू सोल्व करेंगे किसके लिए भाई, लाल प्रकाश के लिए। लाल प्रकाश के लिए जब सोल्व करते हैं तो कितना आया, ये हमारे पास आ गया 4.00 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का प्रास आवर्ती के रूप में कितना होता है, एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये वैल्यू आ गई, तो यही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसे की कैलकुलेशन आप इसी के बेसिस पर खुद से कर सकते हैं, एक कैलकुलेट मैंने कर दिया, एक आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। यदि नहीं कैलकुलेट हो तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कह सकते हैं कि सर हमें चीज़ें नहीं समझ में आई है, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो मैं चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद कल से हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं इन चीज़ों को आगे आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ तक की क्लास लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि इतने तरंग दे रहे हैं, इतने एंगस्ट्रॉम की तरंग दे रहे वाले पीले विकिरण की नंबर 1 तरंग संख्या ज्ञात कीजिए और आवर्ती की गणना कीजिए, ठीक है ना। अब तरंग संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं वी बार को, वी बार बराबर क्या होता है 1/λ, तो पहले हमें लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर क्या दिया गया, लैम्डा बराबर दिया गया 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब इस एंगस्ट्रॉम को हमें किस में बदलना है, मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज कर लो या फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। चलिए भाई इसे क्या करेंगे हम मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए मीटर में या फिर सेंटीमीटर में आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें भी चेंज करोगे उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, यानी कि 5800 गुणा कितना हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। यदि आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से 2 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सेम वाले फॉर्मूले को यहाँ पर रख दिया इन्होंने, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, वी बार की वैल्यू निकाल दी, अब 1 में लैम्डा की वैल्यू रख दी, अब इसे सोल्व कर दिया है, ये ऊपर आकर 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा, नीचे कितना बचा 5800। चलिए मैं इसे सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, ये कितना आया 1/5800, ठीक है 5800, और गुना में कितना है 10 की पावर -10, ये यहाँ से हटकर 10 की पावर कितना हो जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा, ये 2 जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर मीटर था तो ये प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा भाई, देखिए मैं ये 10 है तो मैं क्या कर लेता हूँ 10 गुणा 10 और गुणा 10 की पावर 6 कर लेता हूँ, तो 10 की पावर यहाँ पर एक है तो 7 और एक 8 बटे नीचे क्या है 5800। अब मैं क्या करता हूँ 2 से इसे काटता हूँ, 2 पंजे 10, 2 से इसे काटूंगा 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, अब ये नहीं कटेगा आगे वैल्यू, तो 5 की धाम कितना हो गया 50, 50 को 29 से डिवाइड कर दूँ गुणा 10 की पावर 6 प्रति मीटर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं वी बार की, ठीक है। अब जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो इसे सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी, मैं यहीं से उठाकर लिख देता हूँ, कितनी आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 1.724 × 10⁻6 प्रति मीटर। अब इसे सेकंड में बदलना चाहो सेकंड में बदल, सॉरी सेंटीमीटर में बदलना चाहो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदलने पर इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रति मीटर है तो यहाँ पर क्या होगा 100 से भाग होगी, ठीक है ना, 100 से भाग होगी क्योंकि यहाँ पर प्रति मीटर है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रति मीटर है इसलिए यहाँ पर 100 से भाग करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ से आप नोट कर लेना, ये बुक में ये आपके सामने सॉल्यूशन है, ये तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि आवर्ती की गणना कीजिए। आवर्ती क्या होता है, वी बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, अब सी की वैल्यू आप सब जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकंड, बटे लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा की वैल्यू आई थी 1.724 इंटू क्या था, इंटू था 10⁻⁶ मीटर। ठीक है भाई, यही था ना, तो मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, 10 की पावर 6 यहाँ पर है तो घटा देंगे भाई, देखिए कितना हो जाएगा 3/1.724। ठीक है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 बचेगा, 10 की पावर 2 का मतलब है 300। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्रति सेकंड। चलिए मैं आराम से बताता हूँ क्या हुआ। आपको लग रहा होगा सर ने ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया, तो 3 गुणा 10 की पावर कितना था 8 मीटर प्रति सेकंड था भाई, मीटर प्रति सेकंड, बटे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मीटर में क्या आई थी 1.724 इंटू 10⁻⁶ प्रति मीटर था यहाँ पर प्रति मीटर। ठीक है ना, क्या था यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने गलत वैल्यू रख दिया भाई यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा की वैल्यू थी मेरे भाई ये कितना था 5800 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मीटर से मीटर कट गया तो यहाँ पर क्या बचे प्रति सेकंड, 10 की पावर, देखिए यहाँ पर से यदि आप ध्यान दोगे 10 की पावर यहाँ पर 2 है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 बचेगा, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर हो जाएगा गुणा में 10 की पावर 8, 8 और 8 16। भाई यहाँ पर ये 2 जीरो है तो 2 पावर घट जाएंगी तो कितना बचेगा 10 की पावर -8, ठीक है ना, 10 की पावर -8 बचेगा ना यहाँ पर। ठीक है, -8 ऊपर जाकर +8 हो जाएगी तो 10 की पावर 16, कितना बचेगा 3/58। 3 से देखते हैं कट जाएगी क्या है, 3 से नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो 58 को भाग दे देंगे 3 से, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी 5.172 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी भाई 14 प्रति सेकंड। और यही प्रति सेकंड को हम लिख सकते हैं हर्ट्ज में भी, भाई प्रति सेकंड और हर्ट्ज क्या है दोनों बराबर है, अभी तो बताई थी वैल्यूज। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जितना मेरी तरफ से हो सका है मैंने उतना बेस्ट देने की कोशिश की है। और यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो नेक्स्ट सीजन में हम, यानी कि नेक्स्ट जब भी आपका टर्न आएगा फिजिक्स का, तो मैं आपको सॉरी केमिस्ट्री का, मैं आपको आगे की चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, और नोट्स आपको आज की क्लास के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वीडियोज़ में भी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। नहीं समझ में आता है कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका भाई आपको समझाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।